आजादी के बाद से ही हमारे देश में रिजर्वेशन का मुद्दा हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, नियम कानून बनते हैं, नियम कानून बदले जाते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का मुद्दा हमेशा गर्म ही रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा हवा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कैंडिडेट ने किसी सरकारी नौकरी में एक बार रिलैक्सेशन ले लिया है तो वो जनरल सीट क्लेम नहीं कर सकता, चाहे उसके मार्क्स जनरल सीट से भी ज्यादा क्यों नहीं आ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन कोई चैरिटी, कोई खैरात नहीं है, मेरिट कोई मजाक, कोई जोक नहीं है। एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, अगर वो जनरल कैटेगरी से मार्क्स लेकर के ज्यादा आता भी है और एक बार वो रिलैक्सेशन ले चुका है तो दोबारा वो जनरल कैटेगरी को क्लेम नहीं कर सकता है। तो आज का लेक्चर इसी बात पे डिपेंड है, इसी बात को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे क्या है असल मुद्दा। देखिए बच्चों, मामला तभी गर्म हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता हो, और ये वर्डिक्ट पे कंट्रोवर्सी बहुत पहले से चली आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला दिया और ये फैसला तब से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा घूम रहा है लोगों के बीच में, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना है लोगों के बीच में। कोई भी अखबार उठा लीजिए, कोई भी जर्नल उठा लीजिए, ये मुद्दा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए मुद्दा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जाम में एक बार रिलैक्सेशन ले लेता है तो वो दोबारा जनरल सीट को क्लेम नहीं कर सकता है। देखिए कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पे प्री हो रहा है ना, प्री हो रहा है और मेंस है और इंटरव्यू है, ये आप सभी को पता है पहले से ही, है ना बच्चों। दो कैंडिडेट हैं, एक जनरल का है और एक ओबीसी का है। प्री का कट ऑफ मान लेते हैं 100, प्री का कट ऑफ, या फिर 102 मान लेते हैं प्री का कट ऑफ। अभी ओबीसी का कट ऑफ मान लेते हैं 92, ठीक है बच्चों 92। ओबीसी वाले के मार्क्स आ गए हैं 97, 97 ओबीसी के मार्क्स आए हैं और जनरल वाले के आ गए हैं 107 नंबर। दोनों ने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, दोनों ने प्री क्वालिफाई कर लिया, वो मेंस लिखेंगे। लेकिन याद रखना डिफरेंस कहां है। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ थी 92, जिसकी वजह से वो अब मेंस लिखेगा क्योंकि उसके 97 मार्क्स है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसकी कट ऑफ थी, आप देखोगे 102, 102 और 107 आने की वजह से अब ये भी मेंस लिखेगा, इंटरव्यू फेस करेगा। दोनों करेंगे, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के बाद अगर पूरा जो एक फाइनल मेरिट बनता है, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है कि ओबीसी वाला जो कैंडिडेट है इसके हो जाते हैं 1500 नंबर मान लीजिए, और जो जनरल कैटेगरी वाला बंदा है इसके हो जाते हैं 1400 नंबर, ठीक है एक एग्जांपल। तो अब ओबीसी कैटेगरी वाला क्या बोल रहा है कि सर मेरे तो जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर है तो मुझे तो जनरल सीट मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर रोक लगा दी है, बोला नहीं बेटा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से नहीं फॉर्म अप्लाई करते तो आप तो कट ऑफ ही पूरा नहीं कर पाते 102 का। आप तो सिलेक्शन तो दूर, अभी तो खैर कम से कम आईएएस आईपीएस बन रहे हो ना बेटा, है ना। आप तो प्री में ही बाहर हो गए होते। मेंस और इंटरव्यू लिखने का आपको तब मौका मिला जब आपने ओबीसी के कैटेगरी का रिलैक्सेशन लिया है। तो अब आपको ओबीसी के जरिए ही चलना पड़ेगा, ओबीसी के लाइन पर ही चलना पड़ेगा, आप जनरल कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। और मुझे लग रहा है एक बेहतरीन फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। क्लियर अपॉइंट बच्चों यहां पे। चलिए अब ये पूरा का पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है, ओबीसी एसटी एससीज सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जनरल वाले फेवर में बोल रहे हैं। लेकिन लॉजिकल तो है भाई सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। देखिए मेरा लेक्चर किसी को डेडिकेटेड नहीं है, ना ही तो ओबीसी एसटी और किसी भी रिजर्व कैटेगरी को डेडिकेटेड है और ना ही तो जनरल कैटेगरी को डेडिकेटेड है। मेरा लॉजिक को डेडिकेटेड है, लॉजिकल। अगर आप एक बार बेनिफिट ले चुके हो तो जाहिर सी बात है आप उस बेनिफिट की वजह से उस स्टेज पे पहुंचे हो, जिस स्टेज का भी आप फायदा उठाना चाहते हो, स्टेज चेंज करके स्टेज चेंज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे मुद्दा कब से आता है, जजमेंट का जो बैकग्राउंड है वो कहां से है। 2013 में एक केस था, ठीक है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस केस में फैसला दिया था। ऐसा एक बंदा था, उसके जो रिजर्व कैटेगरी का फायदा उठा करके उसने उसने आपका मेंस और इंटरव्यू लिखा। जब उसने मेंस इंटरव्यू लिखा तो उसके मार्क्स जनरल कट ऑफ से ज्यादा आ गए। उसने बोला भैया मुझे तो जनरल कैटेगरी चाहिए,
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोल दिया ठीक है भैया, ठीक है आप ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, वो बंदा क्या था, उसने ही पहले ही रिलैक्स जो प्रीलिम्स कट ऑफ लिया था, रिलैक्स का मतलब उसने रिलैक्सेशन लिया था प्रीलिम्स के कट ऑफ में, यानी कि वो ओबीसी से बिलोंग कर रहा था। तो यहां पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इसके बिल्कुल उल्टा दिया है कि नहीं भाई, आपने एक बार रिलैक्सेशन ले लिया तो आपको उसी लाइन पर चलना पड़ेगा, ओबीसी है तो ओबीसी, एसटी है तो एसटी और एससी है तो एससी, आप दोबारा नहीं उसको चेंज कर सकते, आप माइग्रेट नहीं कर सकते हो। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, आप रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी की तरफ माइग्रेशन नहीं कर सकते हो, यह आपका पूरा मुद्दा है। कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जब कर्नाटक हाईकोर्ट ऐसे सवाल, ऐसा जजमेंट देता है। तो पहला सवाल कि अवेल रिलैक्सेशन एट एनी स्टेज, कि भाई साहब कोई कैंडिडेट है क्या किसी भी स्टेज पे रिलैक्सेशन ले सकता है? पहले स्टेज पे प्री में ले लूंगा, मेंस में नहीं लूंगा, मेंस में ले लेता हूं, प्री में नहीं लूंगा, प्री मेंस को मिला, मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर के कट ऑफ हाई जा रही है तो मैं प्री वाले रिलैक्सेशन को इग्नोर मार दूं और यहाँ पे जो कट ऑफ दोनों का मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बन रही है उसके हिसाब से जनरल में चले जाऊं, क्या ये पॉसिबल है? दूसरा सवाल उठ रहा है, क्या भाई क्या वो दोबारा से माइग्रेट कर सकता है अगर कट ऑफ ज्यादा होगी? तो ये बहुत सारे सवाल आ रहे थे कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि नहीं भाई नहीं कर सकते। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, माइग्रेशन टू जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में माइग्रेशन नॉट अलाउड, अलाउड नहीं होगा इफ एनी रिलैक्सेशन इज यूज्ड, अगर आपने कोई भी रिलैक्सेशन लिया है तो आप अलाउड नहीं हो माइग्रेशन करने के लिए जनरल कैटेगरी की तरफ, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। अब देखिए रिलैक्सेशन एट एनी कॉस्ट, डिस्क्वालीफाई माइग्रेशन, माइग्रेशन नहीं ले सकते। फाइनल मेरिट डज नॉट वाइप आउट कंसेशन, जो फाइनल आपकी लिस्ट बनी है ना वो आपके पिछले कंसेशंस को, पिछले रिलैक्सेशंस को, पिछले रिजर्वेशंस को वाइप आउट नहीं कर सकता, भूला नहीं सकता भाई साहब। आप वहां पर रिलैक्सेशन लेकर ही यहां तक पहुंचे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि नहीं भाई आप गलत काम कर रहे हो। अभी देखिए रिलैक्सेशन कितने तरीके की हो सकती है, किस किस बेस पे, जैसे कि एज रिलैक्सेशन होती है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं यूपीएससी में, और जैसे कि जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो कट ऑफ मार्क्स की बात आ जाती है, जैसे आप देखना कि जैसे एसटी, ओबीसी, एससी जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनके कट ऑफ मार्क्स हमेशा कम होती है, जनरल कैटेगरी का हमेशा ज्यादा होती है। एज की बात करें तो जो रिजर्व कैटेगरीज हैं ज्यादा एज तक अप्लाई कर सकती हैं और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी कम एज तक अप्लाई कर सकती है। यानी कि ओवरऑल आप देखोगे ना तो बहुत सारे तरीके के रिलैक्सेशन मिलेंगे। लोअर कट ऑफ मार्क्स का होता है, एज रिलैक्सेशन होता है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट होता है, ये सारी चीजें। इन सारी चीजों में अगर आपने एक बार फायदा उठा लिया है ना, चाहे आपने प्रीलिम्स में फायदा उठा लिया तो मेंस और इंटरव्यू में भी आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया तो वैसे ही चलना पड़ेगा, या तो फिर आप नॉन रिजर्व में अप्लाई करो, जनरल कैटेगरी में अप्लाई करो तो शुरू से जनरल 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 ही चलेगा। क्लियर पॉइंट? हाँ, एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ऐसा रिलैक्सेशन है जहां पे आप जंप कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो रिजर्व कैटेगरी टू अनरिजर्व कैटेगरी, वो है फीस कंसेशन के मामले में। देखिए फीस एक ऐसी चीज है यार, कोई बंदा नहीं फीस भर पा रहा तो या फिर फीस बचाने के चक्कर में उस बंदे ने अपना रिजर्व कैटेगरी में भर दिया, तो पैसा है भाई उसके पास, हो सकता है नहीं है, वो बहुत गरीब इंसान हो लेकिन मेहनत कर रहा है ताकि वो एग्जाम दे सके। तो पैसा क्वालिटी थोड़ी डिसाइड करती है यार, ये सब तो क्वालिटी डिसाइड करते हैं। एज रिलैक्सेशन क्यों चाहिए आपको? क्यों 38 साल की उम्र में फॉर्म भरना है? क्योंकि आप 38 साल तक सिलेक्शन नहीं ले पाए हो, आपकी क्वालिटी कम है। आपको क्यों यहां पे लोअर कट ऑफ चाहिए? क्यों आपको 90 नंबर पर ही कट ऑफ चाहिए? क्योंकि आपको ज्यादा मार्क्स नहीं आए हैं। यहां पे क्यों आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए? 6 अटेम्प्ट बहुत होते हैं भाई, आपको क्यों 7 8 9 10 12 अटेम्प्ट चाहिए, अनलिमिटेड अटेम्प्ट चाहिए? क्योंकि आपकी क्वालिटी कम है, समझिए। तो ये तो क्वालिटी दिखाती है लेकिन पैसे, फीस का कंसेशन क्वालिटी नहीं दिखाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया अगर फीस में रिलैक्सेशन लिया है तो वो माइग्रेट कर सकता है, अदरवाइज किसी भी कैटेगरी से माइग्रेट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, अब माइग्रेशन वर्सेस रिवर्स माइग्रेशन, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। एक में आप रिवर्स का देखिए, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, रिजर्व कैटेगरी से जनरल में जाना, रिवर्स इसके उल्टा हो गया, यानी कि जनरल से रिजर्व कैटेगरी की तरफ जाना। और दोनों ही केस में रूल बिल्कुल साफ है कि आप जनरल से अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं कि फायदा उठाने के चक्कर में आप बोलो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो एसटी का की तरफ से अप्लाई कर रहा हूं भाई साहब, एसटी का सर्टिफिकेट अप्लाई करवा रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही केस में अगर आप रिजर्व से भर रहे हो तो रिजर्व में आगे तक चलोगे सेम लाइन पे, अगर आप अनरिजर्व में भर रहे हो तो सेम लाइन पे अनरिजर्व में ही
चलोगे। क्लियर पॉइंट बच्चों? चलिए आगे देख लेते हैं। अब कुछ ऐसे लीगल बेसिस देख लेते हैं, जजमेंट। इससे पहले भी ये मुद्दे उठे हैं, तो अब देखना यहाँ पे क्या बोला गया है। आईएफएस एग्जामिनेशन रूल जो 2013 का मैंने बताया कि मुद्दा वहीं से चल रहा है, कर्नाटका वाला, ठीक है, याद रखना। ये इसका रूल नंबर 14 आईएफएस एग्जामिनेशन रूल, आईएफएस एग्जामिनेशन रूल नंबर 14 क्या बताता है? बार माइग्रेशन आफ्टर वैलिड कंसेशन। अगर आपने कंसेशन ले लिया है पहले, तो आपका जो माइग्रेशन है वो रोक दिया जाएगा। दूसरा, एक इंदिरा साहनी केस आया था 1992 में, उसमें भी यही कहा गया था, मेरिट कैन नॉट को एग्जिस्ट विद रिजर्वेशन बेनिफिट। आप मेरिट का भी फायदा उठाना चाहते हो क्योंकि लास्ट में आपकी मेरिट अच्छी आ गई है, और आप रिजर्वेशन का भी फायदा उठाना चाहते हो, नहीं भाई, आप रिजर्वेशन से चल रहे हो तो एंड तक रिजर्वेशन तक ही जाओगे। आप फाइनल मेरिट को और रिजर्वेशन को मिक्स नहीं कर सकते हो। यहां पर एक यूनियन ऑफ इंडिया और साजिब रॉय का भी एक केस आया था, इसमें भी यही फैसला दिया गया था कि फाइनल मेरिट डज नॉट कैंसल अर्लियर रिलैक्सेशन। फाइनल मेरिट, पुराने जो आपने फायदे उठाए हैं ना, आपने प्रीलिम्स में एज रिलैक्सेशन लेकर के, या फिर कट ऑफ मार्क्स का लेकर के, या फिर ज्यादा अटेम्प्ट लेकर के, उस सारे सारे फायदे को आप और फाइनल मेरिट को एक साथ नहीं रख सकते हो। या तो फायदा लो या तो मेरिट लो। ये ओवरऑल जो चीजें दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कह रहा है भाई साहब ना, यहां पे आप देखो, बिल्कुल कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहां पर आप देखोगे कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है। रिजर्वेशन बच्चों कोई आज की बात नहीं है ना, रिजर्वेशन तो बहुत पहले से हमारे यहाँ चला आ रहा है। अब देखिए, जो रिजर्वेशन का असर किस पे पड़ेगा और इसका फायदा क्या क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। अब देखिए, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स पहले से ही पता होगा उन्हें कि उन्हें किस में अप्लाई करना है ना, पहले से ही पता होगा, तो डिसाइड कर पाएंगे अपनी स्ट्रेटजी पहले से ही। उसके बाद आप देखोगे, जो रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले से पता कोई एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी आगे चल के जनरल में कवर करने का अपने आप को, है ना, तो शुरू से आप लेके चलो। इससे क्या होगा, जो रैंक लिस्ट में जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, जो कैडर अलॉटमेंट में जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पारदर्शिता आ जाएगी पूरे के पूरे सिस्टम में। उसके बाद आप देखोगे, ये एक बेहतरीन डिसीजन लिया गया है, और आगे चल के ये जितने डिस्प्यूट्स वगैरह पहले से डिसाइडेड है, तो डिस्प्यूट किस बात का, है ना, गवर्नमेंट पहले से डिसाइड करके बोल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट पहले से डिसाइड करके बोल चुकी है, तो डिस्प्यूट किस बात का बच्चों, है ना। चलिए अब देखिए, जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इतिहास पे नजर डाल लेते हैं। तो इतिहास क्या कहता है हमारे रिजर्वेशन का, ठीक है बच्चों, याद रखिए। अगर हम लोग प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, आजादी से पहले, तो 1902 से ही रिजर्वेशन चला आ रहा है, 1902 से ही रिजर्वेशन चला आ रहा है। और 1902 में क्या हुआ था, एक शाहू महाराज ही हुआ करते थे। शाहू महाराज जो कोल्हापुर रियासत के महाराज थे, शाहू महाराज 1902 में इन्होंने पहली बार रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट किया था। 50% रिजर्वेशन दिया था इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को। 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, उसमें भी कम्युनल बेसिस पर रिजर्वेशन दिया गया था, यानी कि जो आपका रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया था 1909 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1909 में, जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। 1921 से 1927 तक माइसोर एंड मद्रास प्रेसिडेंसी ने भी जो रिजर्वेशन किया था, वो भी कास्ट बेस पे रिजर्वेशन। 1932 का आपको पता होगा, गांधी जी और जो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके बीच में पूना पैक्ट हुआ था, जहां पे इस तरीके के रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया गया था। गांधी जी नहीं माने तो भूख हड़ताल पे आ गए थे कि भैया, पहले तो अंग्रेजों ने रिजर्वेशन दिया था, ठीक है, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन और इसको मान भी लिया गया था हमारे अंबेडकर जी के द्वारा, लेकिन गांधी जी खिलाफ खड़े रहे, भूख हड़ताल कर दी उन्होंने, जिसकी वजह से कैंसिल करना पड़ा रिजर्वेशन। उसके बाद 1935 में देखोगे, 1935 में देखोगे कि रिजर्वेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो ये हमारी आजादी के पहले की बात है। आजादी के बाद देख लो, 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें हमें रिजर्वेशन को दिखाया गया कि हाँ भाई रिजर्वेशन है। एंड रिजर्वेशन तो यार भीमराव अंबेडकर ने इसलिए थोड़ी दिया था कि आज तक चलती रहे। भीमराव अंबेडकर का ऐसा कहना था कि भैया 10 साल के लिए रिजर्वेशन दो, 10 साल में तो जिसको बनना होगा बन जाएगा, जिसको सुधरना होगा सुधर जाएगा, लेवल पे आ जाएगा। लेकिन 10 10 10 10 10 10 करके 2026 तक आ चुका है भाई साहब, है ना। अब देखिए, मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम इन अ फेवर ऑफ रिजर्वेशन, मैं हूं फेवर में। और मैं ये भी मानता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आप लोग हमें
इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन देना चाहिए। मैं नहीं मानता भाई, मैं मानता हूं कास्ट बेस पर ही रिजर्वेशन देना चाहिए। कास्ट बेस पर ही रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी हमारे यहां से कास्टिज्म खत्म होगा। कास्ट बेस पर दो, सीधी सी बात ये है। आप बोलते हो कि नहीं यार, अरे हमने अपने गांव में आज भी देख रखे हैं, बंदा कार से उतर रहा है और हमारे पास मोटरसाइकिल है, फिर भी हमारे पैर छुएगा। समझिए इस बात को, कास्टिज्म कितना ज्यादा है, यह हमारे देश को तोड़ रहा है, यह हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। और हम लोग भारत माता की जय कर रहे हैं। अरे भारत माता की जय करनी है तो एकता के सूत्र में बंधो, एकता को अपनाओ यहाँ पर, ठीक है। एकता मतलब ये यूनिटी, लड़की नहीं, ठीक है, एकता। चलिए, 1990 में आप लोग देखोगे मंडल कमीशन लाया गया था, जिसने 27% का ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया। उसके बाद इंदिरा साहनी का मैं आपको बता ही चुका हूं, 50% कैप एंड क्रीमी लेयर। कैप रिजर्वेशन, कैप रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। 2019 में 103वां जो अमेंडमेंट आया, उसमें आप देखोगे कि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। उसके बाद जनहित अभियान अपहोल्ड्स, जनहित अभियान आया था, जिसने बोला कि नहीं नहीं, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन बिल्कुल सही है भाई, 10% जनरल वालों को दिया जाना चाहिए। ये तमाम तरीके की चीजें आप देखोगे। टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन देखो, वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे है ना, जो अमीर गरीब 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 उसके नीचे तक जाता है, यानी ऊपर से ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाला क्या होता है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कहलाता है, कुछ लोग सेम पॉइंट पर है, जैसे कि एक एक्स सर्विसमैन वाला बंदा है भाई साहब, और एक मैं हूं, ठीक है, और एक बिजनेसमैन है। तो एक सर्विसमैन है ना, सब बराबर बराबर पैसे हैं सबके पास, लेकिन एक सर्विसमैन वाले को रिजर्वेशन मिलेगी, यानी सेम का लेवल पे, सेम स्टेटस पे होने के बावजूद भी रिजर्वेशन मिलती है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। कास्ट बेस पे, कास्ट के आधार पर मिलती है। जेंडर बेस पे महिलाओं और पुरुषों को, महिलाओं को मिलती है, जैसे पंचायती राज में 33% का रिजर्वेशन है, महिला पुरुष जेंडर के आधार पर। इकोनॉमिक्स बेस्ड, यानी कि गरीबी अमीरी के आधार पर दिया जाता है, ठीक है, बीपीएल कार्ड वगैरह भी बनाया जाता है इसी आधार पर। उसके बाद डिसेबिलिटी आधार पर 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। भाई साहब सीधी सी बात यह है, मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, तो मैं 25 पन्ने पढ़ सकता हूं 1 घंटे में। भाई मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन है जो आंखों से थोड़ी दृष्टि बाधित है, नहीं देख सकते ठीक से यार, उसको 25 पन्ने पढ़ने में 4 दिन लग जाएंगे, तो कहां से कंपटीशन वैलिड हो जाएगा। नहीं, उसको तो रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा भाई, और सरकार ने दिया भी है, 4% दिया है। मैं ये कह रहा हूं 4% भी बहुत कम है, बढ़ा देना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आप थोड़ा देख लेते कौन कौन से आर्टिकल रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल नंबर 15 का 4, 15 सब क्लॉज 4, ठीक, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ये किसी भी स्टेट को पावर देता है कि वो अपने राज्य के अंदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों की भलाई के लिए रिजर्वेशन दे सकता है, राज्य को देता है, ये राज्य को, ठीक है। जो बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल क्लासेस हो गए, उनको ये रिजर्वेशन दे सकता है, राज्य को पावर दी जाती है। 16(4), ठीक है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, ये allows representation in appointments of or post for the backward classes does not adequately represent in state services, ठीक है। ये यहां पर भी यही सारी चीजें दिखाई जा रही है, ठीक है। आर्टिकल 16(4)(a) क्या बताता है, प्रमोशन बताता है कि भैया आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकते हो। आर्टिकल 16(4)(b) बताता है कि आप अगर इस साल सीटें भर गई और फिर भी लोग बचे हुए हैं, तो आप इस रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। या फिर सीटें आपकी रिजर्वेशन वाली बची हुई हैं, जैसे मान लीजिए कि 40 लोग ही थे और सीटें थी 50, तो 10 सीटें अपना आप बच जाएंगी, तो इन सीटों को अगले साल भी आप ऐड कर सकते हो, यह भी दिया गया है प्रावधान। आर्टिकल 243(d) बताता है कि एसटी, एससी और वुमेन को पंचायती राज में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आर्टिकल 243(t) बताता है कि एसटी, एससी और वुमेन को शहरों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, शहरों में लोकल बॉडी जैसे कि नगर निगम टाइप का हो गया, इन सब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आर्टिकल 330 बताता है कि एसटी, एससी जो लोकसभा में है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और आर्टिकल 332 बताता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एसटी, एससी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट लेक्चर था बच्चों, आई होप आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे और ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, जय हिंद।